अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल द केमिस्ट्री वर्ल्ड। जो आज का हमारा टॉपिक है वो केमिकल इक्विलिब्रियम का लास्ट टॉपिक है, जिसका नेम है कॉमन आयन इफेक्ट एंड बफर सॉल्यूशंस। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी केमिस्ट्री की जो वीडियोस हैं वो काफ़ी पसंद आ रही होंगी। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको कौन कौन से टॉपिक्स की वीडियोस जो है ना वो देखनी है, जो आपको नहीं समझ आते, ताकि मैं वो वीडियोस बना सकूं। ठीक है, आप कमेंट्स में ना मुझे खुल के बता दिया करें कि आपको कौन कौन सी वीडियोस चाहिए। ठीक है, और अपने फ्रेंड्स को भी ज़रूर मेरे चैनल के बारे में बताएं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है कॉमन आइन इफेक्ट। ओके, व्हाट इज अ कॉमन आइन इफेक्ट? कॉमन आइन इफेक्ट जो है ना वो किसी भी सॉल्यूशन की परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि हमारे पास इसकी डेफिनेशन क्या है। The suppression of ionization of a weak electrolyte by addition of a common ion is called common ion effect। अगर हमारे पास हम किसी सॉल्यूशन के अंदर किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट की आयोनाइजेशन को दबाने के लिए, सप्रेशन का क्या मतलब होता है? दबाना। किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट की आयोनाइजेशन को दबाने के लिए कोई कॉमन आयन ऐड कर देते हैं किसी सॉल्यूशन में, तो उस इफेक्ट को हम क्या कहते हैं? कॉमन आयन इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, जैसे अगर हमारे सॉल्यूशन में ना कोई जो इलेक्ट्रोलाइट है उसने, हमें पता है वो आयोनाइज नहीं करेगा। ठीक है, वो आयोनाइज सही तरह होगा ही नहीं सॉल्यूशन में। हमारे जो प्रेसिपिटेट्स हैं सॉल्यूशन में, यानी हमारा जो प्रोडक्ट बनना है वो प्रेसिपिटेट्स की फॉर्म में बनना है हमें, यानी क्रिस्टल्स जो है वो चाहिए किसी प्रोडक्ट के। ठीक है, प्रेसिपिटेट्स चाहिए। तो हमें पता है कि ये इलेक्ट्रोलाइट जो है ना वो क्या है? वीक है। ये आयोनाइजेशन सही करेगा ही नहीं, हमें प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन होगी ही नहीं। तो हम क्या करते हैं? हम उसी वीक इलेक्ट्रोलाइट के साथ एक कॉमन आयन डाल देते हैं। ठीक है, जो उसकी आयोनाइजेशन को क्या करता है? बढ़ा देता है। और उस पूरे इफेक्ट को हम क्या कहते हैं? कॉमन आयन इफेक्ट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है NaCl। ठीक है, NaCl आयोनाइज करेगा तो मेरे पास बनाएगा Na प्लस और Cl नेगेटिव आयन। ठीक है, अब अगर मैंने इसमें डाल दिया HCl, मैंने इसमें HCl ऐड कर दिया, तो HCl भी आयोनाइज करके क्या बनाएगा? H प्लस और Cl नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ कॉमन आयन कौन है? Cl नेगेटिव मेरा कॉमन आयन है। तो ये Cl नेगेटिव क्या करेगा? इसकी जो कंसंट्रेशन है प्रोडक्ट में Cl नेगेटिव आयन की, वो क्या हो जाएगी? इंक्रीज कर जाएगी। इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ Cl नेगेटिव आयंस। तो इसकी कंसंट्रेशन जो है वो इंक्रीज कर गई। तो मेरा जो रिएक्शन है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जब इंक्रीज करती है, हमने ली चैटलियर प्रिंसिपल में, आपको याद होगा पढ़ा था, तो हमारा रिएक्शन कहाँ जाता है? बैकवर्ड डायरेक्शन में चला जाता है। यानी हमने अगर ना, देखो अब हमने इधर NaCl को ना क्या करना था? हमने दोबारा से ना सॉल्ट बनाना था NaCl का। तो हमें पता है जब NaCl वाटर में जाएगा तो उसने आयोनाइज कर जाना है।
ठीक है, उसने वाटर, अब वो आयोनाइज करके वाटर के साथ अगर बॉन्ड बना ले फॉर एग्जांपल, या किसी और सॉल्वेंट में अगर हमने NaCl ऐड की है, तो वो NaCl जो है वो उस सॉल्वेंट के साथ तो जो है वो बॉन्ड बना ले। लेकिन हमें NaCl प्योर फॉर्म में चाहिए, हमें उसके प्रेसिपिटेट्स चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम उसके साथ एक HCl ऐड कर देंगे। HCl क्या करेगा, NaCl को कॉमन आइन प्रोवाइड करेगा, जिसकी वजह से हमारा रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा और हमें दोबारा से हमारा NaCl मिल जाएगा प्योर फॉर्म में। ठीक है, तो ये रिएक्शंस जो हैं वो ज़्यादातर ना, जब हम सोडियम क्लोराइड, सोडियम अगर हमने प्योर बनाना होता है या हमें सोडियम क्लोराइड चाहिए होता है, तो हम इंडस्ट्री में भी ये वाला रिएक्शन यूज़ करके सोडियम क्लोराइड प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास इसकी इसी तरह एक और एग्जांपल आ जाती है, जो कि हमारे पास है NH4Cl। ठीक है, NH4Cl को जब हम आयोनाइज करवाएंगे तो क्या बनेगा, NH4 प्लस Cl नेगेटिव। नेक्स्ट NH4OH अगर हमने इसमें ऐड कर दिया तो मेरे पास दोबारा से क्या बनेगा, NH4 प्लस और OH नेगेटिव। अब इधर कॉमन आइन कौन है, ये NH4 पॉजिटिव हमारा कॉमन आइन। इसकी वजह से हमारा रिएक्शन क्या आ जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा और दोबारा हमारे पास क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, NH4Cl प्रोड्यूस हो जाएगा। क्योंकि NH4Cl के बारे में हमें पता है ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, इसने आयोनाइजेशन इतनी अच्छी करनी ही नहीं है। आयोनाइजेशन अच्छी नहीं करेगा तो दोबारा से हमें इसका जो सॉल्ट है वो प्रोड्यूस नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए हम उसके साथ एक और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डाल देते हैं, जिसे हम कॉमन आइन कह रहे हैं डेफिनेशन में। ठीक है, तो हमने एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया, तो क्या हुआ, उस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ने हमें कॉमन आइन दे दिया, जिसकी वजह से हमें NH4Cl अगेन मिल गया। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है कॉमन आइन इफेक्ट का पूरा एक प्रोसेस है। अब हमारे पास ना जो डेली लाइफ में ना कॉमन आइन इफेक्ट की एक एग्जांपल आ जाती है हमारे पास, जिसे हम क्या कहते हैं, बफर सॉल्यूशंस। ये कॉमन आइन इफेक्ट की डेली लाइफ की नेचुरल एग्जांपल है, बफर सॉल्यूशंस। ठीक है, आपने ये वर्ड सुना होगा बफर सॉल्यूशंस के। बफर सॉल्यूशंस जो है ना वो क्या होते हैं, अब हम वो देख लेते हैं। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द सॉल्यूशंस which resist the change in pH when an acid or a base is added in them are called buffer solutions। बफर सॉल्यूशंस हमारे पास क्या होते हैं, वो वाले सॉल्यूशंस कि उनकी जो पीएच है ना, उनको उस पीएच को क्या करना आता है, अगर उस उनकी पीएच में किसी एसिड या किसी बेस की एडिशन की वजह से चेंज आ रहा है, तो वो क्या करेंगे, उस पीएच के चेंज को बर्दाश्त करने की सलाहियत रखते होंगे। ऐसे सॉल्यूशंस को हम क्या कहते हैं, बफर सॉल्यूशंस। ठीक है, यानी द सॉल्यूशंस व्हिच रेजिस्ट द चेंज इन पीएच, कि उनके अंदर अगर पीएच में चेंज आ रहा है ना, उनकी पीएच में, तो वो उस पीएच के चेंज को बर्दाश्त करने की सलाहियत रखते हैं। तो ऐसे सॉल्यूशंस जो हैं वो क्या होते हैं, बफर सॉल्यूशन, जो जिनके अंदर अगर कोई एसिड या कोई बेस ऐड कर दिया जाए तो उनकी पीएच जो है वो अनचेंज रहती है, उनकी पीएच पे कोई अफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, तो इसकी एग्जांपल हम देख लेते हैं। एग्जाम्पल्स में हमारे पास नंबर 1 पे आ जाते हैं एसिडिक बफर, ओके, एंड नंबर 2 पे आ जाते हैं बेसिक बफर।
ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास जो बफर सॉल्यूशंस होते हैं ना, वो प्रिपेयर कैसे होते हैं। ठीक है, एसिडिक बफर कैसे प्रिपेयर होता है, बेसिक बफर जो है वो कैसे प्रिपेयर होता है। ठीक है, एसिडिक बफर हमारे पास प्रिपेयर होता है बाय कंबाइनिंग weak acid and its salt with a strong base। अगर हम किसी वीक एसिड और उसके सॉल्ट को क्या कर दें, कंबाइन कर दें आपस में, वो वाला सॉल्ट जो किससे बना है, स्ट्रॉन्ग बेस से बना है। अच्छा, इधर आपको ना ये वाली लाइन पढ़ने में, जब भी हम बफर सॉल्यूशन की प्रिपरेशन पढ़ते हैं ना, आपको यही सेम लाइन मिलेगी कि हम कंबाइन करते हैं वीक एसिड और उसके सॉल्ट को विद अ स्ट्रॉन्ग बेस। अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि हम इधर ना वीक एसिड ले रहे हैं, उसका सॉल्ट ले रहे हैं और उन दोनों को कंबाइन कर रहे हैं स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। असल में ऐसा कुछ नहीं होता। हम इधर वीक एसिड लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इधर ले लिया एसिटिक एसिड। ठीक है, वीक एसिड लिया मैंने और मैंने उसका वो सॉल्ट लिया जिसको मैंने एक स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करके बनाया है, जैसे कि CH3COO Na। अब ये जो Na है ये कहाँ से आया है, मैंने एसिटिक एसिड को किसके साथ रिएक्ट करवाया, स्ट्रॉन्ग बेस यानी NaOH के साथ। ठीक है, तो मेरे पास जो है ये सॉल्ट आता है जिसे हम सोडियम एसीटेट कह रहे हैं, जो कि एसिटिक एसिड का सॉल्ट है। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि हमने सॉल्ट बनाया है बाय यूजिंग अ स्ट्रॉन्ग बेस, ना कि हम तीन चीजें मिक्स कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है बेसिक बफर। बेसिक बफर कैसे बनता है, बाय कंबाइनिंग वीक बेस and its salt with a strong acid। अब इधर भी सेम वही चीज हो रही है, सेम इधर भी वही चीज हो रही है। हमने एक वीक बेस लिया NH4OH। ठीक है, और उसके सॉल्ट को, जिसको हमने किससे बनाया है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड से बनाया है। ठीक है, उसका हम सॉल्ट ले लेते हैं NH4Cl ले लेते हैं। ठीक है, तो ये मेरे पास है बेसिक बफर की डेफिनेशन। ठीक है, तो हमारे पास अब बफर सॉल्यूशंस की डेफिनेशन आ गई कि बफर सॉल्यूशंस क्या होते हैं, द सॉल्यूशंस व्हिच रेजिस्ट द चेंज इन देयर पीएच व्हेन एन एसिड और अ बेस इज एडेड इन देम। एग्जांपल्स में एसिडिक बफर आ गया, बेसिक बफर आ गया। एसिडिक बफर हम किस तरह प्रोड्यूस करते हैं, वीक एसिड और उसके सॉल्ट को कंबाइन करके। और बेसिक बफर किस तरह प्रोड्यूस हो रहा है, वीक बेस और उसके सॉल्ट को कंबाइन करके। ठीक है, तो ये हमारे पास इसकी प्रिपरेशन और इसकी डेफिनेशन आ गई। नेक्स्ट अब हमारे पास आ जाता है कि हम किस तरह जो हमारा बफर सॉल्यूशन है ना वो वर्क करता है। ठीक है, अच्छा, अगर आपने अपनी डेली लाइफ में एक और एग्जांपल देखनी है ना बफर सॉल्यूशन की, तो आपके पास एक सॉल्यूशन है जो ना बफर है, नेचर वाइज, नेचुरली वो एक बफर सॉल्यूशन है, वो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है। कौन सा भला, ब्लड। जो ब्लड है ना बॉडी में वो बफर सॉल्यूशन है। ब्लड की पीएच जो है वो कंटिन्यूअसली ना न्यूट्रल रहती है, 7 रहती है। चाहे उसके अंदर कोई एसिड ऐड कर दो, चाहे बेस ऐड कर दो, उसकी कंसंट्रेशन चेंज, पीएच जो है वो चेंज नहीं होनी। तो जो अल्लाह ताला ने हमें नेचुरली एक बफर सॉल्यूशन दिया है जो कि ब्लड है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं हमारे पास ना वर्किंग कि बफर सॉल्यूशन काम किस तरह करता है, यानी वो पीएच को मेंटेन किस तरह रखता है। फॉर एग्जांपल मैं एक एसिडिक बफर की ना एग्जांपल ले रही हूँ जो अभी मैंने दी थी। एसिडिक बफर मेरे पास है CH3COOH प्लस
CH3COO Na। मेरे पास ना ये मेरा बफर है, बफर सोल्यूशन है। अच्छा, अब इन दोनों का मैं सेपरेटली ना आयोनाइज इनको कर लेती हूँ। मेरे पास है CH3COOH। तो अब जब ये आयोनाइज होगा तो ये बनाएगा CH3COO नेगेटिव प्लस H प्लस। ओके, नेक्स्ट CH3COO Na। ये मेरे पास क्या बनाएगा, CH3COO नेगेटिव प्लस Na प्लस। ठीक है, अब ये मेरे पास क्या है, इसमें आपने एक चीज देख रहे होगे आप, इसमें कॉमन आइन इफेक्ट है ना, ये दोनों कॉमन आइंस हैं। तो कॉमन आइन इफेक्ट की वजह से मेरा जो रिएक्शन है वो वापस बैकवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा। तो यानी मैं जो है इसके अंदर CH3COOH ऐड करती जा रही हूँ, CH3COONA ऐड करती जा रही हूँ, मेरा रिएक्शन वापस बैकवर्ड आता जा रहा है। यानी मेरे पास दोबारा ये दोनों चीजें ही बन रही हैं, दोबारा से ये दोनों चीजें ही बन रही हैं। तो मेरे पास जो बफर है ना, उसकी जो पीएच है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। कैसे? क्योंकि ये जो चीज है, अब मेरे पास ये क्या है, ये एसीटेट आइन है, एसीटेट आइन बन रहा है। और एसीटेट आइन कहाँ से निकला है, एसिड से निकला है, जो कि मेरे पास क्या है, वीक एसिड है। ठीक है, जो तो एसीटेट आइन क्या करेगा, एसीटेट आइन एक एसिड से निकला है, तो वो एसिडिक आइन हुआ ना, तो वो क्या करेगा, पीएच को ना कम करेगा। क्योंकि आपको पता है पीएच एसिड की हमेशा 7 से लो होती है। तो मेरे पास सॉल्यूशन की पीएच जो है वो क्या होती जाएगी, पीएच डिक्रीज करती जाएगी। ठीक है, पीएच डिक्रीज कर रही है, लेकिन हमारे बफर की पीएच को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। क्यों नहीं पड़ रहा? क्योंकि उधर कॉमन आइन इफेक्ट है ना। कॉमन आइन की वजह से क्या होगा, पीएच जितनी भी डिक्रीज कर जाए, दोबारा बैकवर्ड डायरेक्शन में जब रिएक्शन जाएगा तो दोनों दोबारा ये वाले बन जाएंगे, दोबारा से कंपोनेंट्स बन गए बफर के, दोबारा पीएच मेंटेन हो गई इधर आके, दोबारा से पीएच मेंटेन हो गई। तो क्या होगा, पीएच जो है वो चेंज ही नहीं होगी। ठीक है, उसी तरह ये तो आयोनाइजेशन की बात थी ना, कि बफर के अंदर जो कंपोनेंट्स हैं उनकी वजह से क्या हो रहा है। अगर मैं इसी बफर के अंदर ना कोई एसिड ऐड कर देती हूँ, HCl ऐड कर दिया मैंने, HCl क्या करेगा, आयोनाइज करके बनाएगा H प्लस और Cl नेगेटिव। ठीक है, अब इसी एसिड के साथ किसने रिएक्ट करना है, एसिड के साथ हमेशा बेस रिएक्ट करती है ना। मेरे पास बेस तो नहीं है, उसका सॉल्ट है ये। तो मेरे पास CH3COONA जो है वो आयोनाइज करेगा, तो मेरे पास बन जाएगा CH3COO नेगेटिव प्लस Na प्लस। अब ये जो है आइंस, अब ये क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे ना, क्योंकि आयोनाइज हो गए, एक सॉल्यूशन में आयोनाइज हो गए, लेकिन इन्होंने रिएक्शन भी तो करना है। तो क्या होगा, ये दोनों आइंस मिल जाएंगे और ये दोनों आइंस मिल जाएंगे। तो मेरे पास क्या प्रोड्यूस होगा, CH3COOH प्लस NaCl। मैंने अब क्या प्रोड्यूस कर दिया, मैंने दोबारा वही एसिड प्रोड्यूस कर दिया जिससे मिलके बफर बनी है। ठीक है, ये तो वही हिसाब, यानी अब मैं अगर इसको एक रिएक्शन की फॉर्म में लिख दूं तो मेरे पास इस तरह रिएक्शन हो रहा है, CH3COONA प्लस HCl। ठीक है, तो Na, तो CH3COOH एसिड बन गया, साथ NaCl बन गया। तो मेरे पास जो मेरी बेस थी और मेरा एसिड था, उसने मुझे दोबारा से वीक एसिड दे दिया और साथ एक सॉल्ट दे दिया। ठीक है, तो मेरे पास जो है, मेरे पास मेरी जो बफर की ही बेस है, बफर का ही सॉल्ट है, उसने मुझे दोबारा बफर का ही एसिड दे दिया। तो मेरा सॉल्यूशन कहाँ चेंज हुआ है, मेरे सॉल्यूशन में तो कंपोनेंट्स चेंज ही नहीं हुए। जैसे अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, मैंने ना एक सॉल्यूशन बनाया,
मैंने उस सॉल्यूशन के अंदर ना मैंने एक कंपोनेंट ले लिया कोक और दूसरा कंपोनेंट मैंने ले लिया फेंटा को। ठीक है, मैंने दोनों को मिक्स कर दिया, मेरा सॉल्यूशन बन जाएगा थोड़ा ब्राउनिश टाइप बन जाएगा, क्योंकि फेंटा और ऑरेंज कलर और कोक का ब्लैक कलर मिक्स होके ब्लैकिश ऑरेंज ऐसे ब्राउनिश टाइप बन जाएगा। ठीक है, मेरा वो सॉल्यूशन बन गया। अच्छा, अब मैंने उसके अंदर ना एक ऐसा कंपाउंड ऐड कर दिया है जो कोक के साथ रिएक्ट करके दोबारा फेंटा बना देता है। ठीक है, तो अब क्या होगा, जब मैं उस कंपाउंड को ऐड करूंगी मेरे सॉल्यूशन में तो दोबारा फेंटा ही प्रोड्यूस होगी। तो मेरा सॉल्यूशन है वो मुझे दिखने में उसमें चेंज ही नहीं आएगा, चेंज ही नजर नहीं आएगा उसमें, क्योंकि जो पहले कंपोनेंट्स मैंने उसमें ऐड किए थे वही कंपोनेंट दोबारा प्रोडक्ट में बन रहा है। तो क्या कुछ भी चेंज नहीं होगा, पीएच तो वैसे ही नहीं चेंज होनी। ठीक है, इधर भी सेम वही चीज हो रही है। मेरे पास जो है मेरा सॉल्ट जिस एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है मुझे दोबारा से मेरे बफर का कंपोनेंट दे रहा है, तो दोबारा से एसिड बन गया, बफर की पीएच फिर वैसे हो गई 7 हो गई, न्यूट्रल हो गई। ठीक है, तो ये एसिड का जो है कॉन्सेप्ट आ गया। नेक्स्ट अगर मैं बेस की बात करूं, अगर मैंने इसमें बेस ऐड की है, NaOH को मैंने ऐड किया है इसमें, तो बेस के साथ कौन रिएक्ट करता है, एसिड। मेरे बफर के एसिड ने ना इसके साथ रिएक्ट किया है, तो क्या प्रोड्यूस करेगा अब ये CH3COO Na और साथ हो जाएगा बन जाएगा वाटर। दोबारा वही चीज हुई है, मैंने जब बेस को अपने बफर के एसिड के साथ रिएक्ट किया है तो मुझे दोबारा से वही सॉल्ट मिल गया है और वाटर मिल गया है। तो मेरे पास कोई चेंज आया, बफर में नहीं आया, फिर से नहीं आया चेंज, क्योंकि मेरा जो एसिड है वो मुझे दोबारा से वीक अपना सॉल्ट दे रहा है। मेरा वीक एसिड मुझे अपना सॉल्ट ही दे रहा है प्रोडक्ट में। दोबारा से मेरे पास प्रोडक्ट में कोई नई चीज बनी नहीं है, रिएक्शन जो है वो वैसे का वैसे, पीएच दोबारा से बफर की न्यूट्रल हो गई। तो इस चीज की वजह से क्या होता है, मेरे पास जो बफर सॉल्यूशन है इस वजह से ही बफर की पीएच जो है वो क्या रहती है, मेंटेन्ड रहती है, क्योंकि बफर में क्या हो रहा है, कॉमन आइन इफेक्ट आ रहा है। कॉमन आइन जो है वो क्या करता है, बफर को कभी भी अपनी पीएच चेंज करने ही नहीं देता, क्योंकि उसके कंपोनेंट्स वापस से क्या हो जाते हैं, अपनी जगह पे फिक्स हो जाते हैं। क्योंकि जब हम कॉमन आइन इफेक्ट इसमें देख रहे हैं तो कॉमन आइन इफेक्ट की वजह से कोई भी जो कंपोनेंट है वो उसकी कंसंट्रेशन कम ही नहीं हो रही, वो वापस थोड़ा सा चेंज आयोनाइज होता है, दोबारा से वो अपने दोबारा से अपनी ओरिजिनल फॉर्म में वापस आ जाता है। तो ये बफर का क्या है, वर्किंग है। इसलिए जब भी हम कोई एसिड उसमें बफर में डालें पीएच में कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वही चीज दोबारा बन जाती है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, वर्किंग है बफर सॉल्यूशन की। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि हम बफर की पीएच कैसे कैलकुलेट करते हैं। हमने पहले एसिड में देखा, एसिड में पीएच कैसे कैलकुलेट होती है, बेस में देखा। अब हम कर लेते हैं बफर के अंदर, बफर में हम देख लेते हैं पीएच कैसे, कैलकुलेशन ऑफ पीएच। पीएच एंड पीओएच, क्योंकि दो तरह के बफर्स है ना, एसिडिक भी हैं और बेसिक भी हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अब मैं एसिडिक बफर की एग्जांपल ले लेती हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास ना एक एसिड है, ठीक है, और ये उसका सॉल्ट है, क्योंकि बफर में दो चीजें होती हैं, HA जो है वो आयोनाइज करके बना देगा H+ और A-। Na जो है वो आयोनाइज होके बन जाएगा Na+ और A-। ठीक है, तो ये दोनों क्या है, कॉमन आइंस जो कि हमारे बफर में बनते हैं। अगर हम इसका आयोनाइजेशन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखें इस रिएक्शन का तो इस तरह आएगा, H+, ये कॉमन है, ये कॉमन आइन है। ठीक है, और मैं इधर क्या लिख लेती हूँ, HA लिख लेती हूँ। ठीक है, तो यानी मैंने इधर KC नहीं लिखा, मैंने इधर क्या लिखा है, KA लिखा है।
जो कि मेरा एसिड का क्या होता है, आयोनाइजेशन कांस्टेंट, या उसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी कह सकते हैं एसिड के लिए। ठीक है, तो ये मेरा आ गया। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, बाय रीअरेंजिंग द इक्वेशन, अब मैं इस इक्वेशन को रीअरेंज कर लेती हूँ। बाय रीअरेंजिंग द इक्वेशन वी हैव H प्लस बाहर आ जाएगा, उसकी जगह के ए आ जाएगा, और वैसे बाकी वैल्यूज वैसी की वैसे रह जाएंगी। ठीक है, तो ये अब H प्लस इसकी जगह पे आ गया और के ए H प्लस की जगह पे चला गया। अब मैं क्या करती हूँ, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, अब मैं दोनों साइड्स पे लॉग ले लेती हूँ। जब मैंने दोनों साइड्स पे लॉग लिया तो मेरे पास आ जाएगा लॉग H प्लस इज इक्वल टू, ये हमारे पास क्या है, लॉग के ए, और ये मेरे पास आ जाएगा प्लस लॉग ए नेगेटिव ओवर एच ए। ठीक है, क्योंकि जब हम मल्टीप्लिकेशन में लिखते हैं ना तो वो लॉग की फॉर्म में प्लस में आ जाता है, ये आप लोगों को पता है। अब मैं क्या करती हूँ, टेकिंग नहीं, टेकिंग नहीं, मल्टीप्लाइंग -1 ऑन बोथ साइड्स, -1 को मैं दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई कर देती हूँ, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, माइनस लॉग H प्लस इज इक्वल टू माइनस लॉग के ए माइनस लॉग ए माइनस ओवर एच ए। ठीक है, तो अब आपको याद आएगा माइनस लॉग एच प्लस किसके बराबर था, हमने पढ़ा है ये पी एच के बराबर, माइनस लॉग के ए किसके बराबर है, पी के ए के बराबर। ठीक है, और माइनस ये जो चीज है ये वैसी की वैसे आ जाएगी, ए माइनस और ओवर एच ए। ओके, अब हम क्या करते हैं, अब देख लेते हैं हमारे पास कि हम इसको जर्नलाइज्ड फॉर्म में जब लिखते हैं तो मेरे पास जो a माइनस है वो कहाँ से आया है, a माइनस मेरे पास आया है, सॉरी, a माइनस मेरे पास आया है सॉल्ट से। ठीक है, a माइनस मेरे पास आया है सॉल्ट की आयोनाइजेशन से, और HA मेरे पास क्या है, मेरा एसिड है। तो मैं इस तरह इसको लिख सकती हूँ ना, क्योंकि मेरे पास जो a माइनस है वो सॉल्ट की आयोनाइजेशन से आया है, और HA जो है वो क्या है, मेरे पास एसिड है मेरा। ठीक है, तो अब इसको जब हम न्यूमिनेटर को ऊपर, यानी इसको हमने रीअरेंज करना है रेशो को, तो जब हम इसको रीअरेंज करेंगे तो मेरे पास जो नेगेटिव साइन है वो प्लस में हो जाएगा, और ये हो जाएगा लॉग एसिड ओवर सॉल्ट। ठीक है, तो ये मेरे पास आ जाता है। बल्कि ये इस तरह नहीं होगा, ये इसी तरह ही रहेगा, बस इधर मेरे पास ना इधर प्लस का साइन आ जाएगा, प्लस लॉग सॉल्ट ओवर एसिड। जब हम इसको रीअरेंज करते हैं ना इस वाली इक्वेशन को, तो इधर मेरे पास ना ऊपर एच ए होता है और नीचे एच ए माइनस होता है, ऊपर ऐसे एच ए होता है, इधर ए माइनस होता है, तो इसीलिए वो फिर ना इधर ये आता है। मैं इसको दोबारा से कर देती हूँ, एच ए और ए माइनस,
इधर भी एच ए माइनस, इधर भी एच और ए माइनस। तो अब मेरे पास इधर आ जाएगा एसिड और ये आ जाएगा सॉल्ट। तो जब हम इसको रीअरेंज करेंगे तो मेरे पास डिनोमिनेटर ऊपर चला जाएगा, न्यूमिनेटर नीचे आ जाएगा। तो ये मेरे पास इक्वेशन बन जाएगी। अब ये जो लास्ट मेरे पास इक्वेशन आई है ना, इसे हम क्या कहते हैं, हेंडरसन्स इक्वेशन। हेंडरसन्स इक्वेशन जो है वो मेरे पास किसके लिए यूज होती है, अगर हमने एसिडिक बफर की पीएच फाइंड आउट करनी है तो। और अगर हमने किसी बेसिक बफर की पीएच फाइंड करनी है तो फिर मेरे पास क्या इक्वेशन बनेगी, POH इज इक्वल टू PKB प्लस लॉग सॉल्ट ओवर बेस। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास बेसिक बफर की अगर POH फाइंड करनी है तो ये उसकी इक्वेशन है। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गई कैलकुलेशन ऑफ पीएच एंड POH, कि हम कैसे बफर की पीएच और POH जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को, ताकि मैं जो है मोटिवेट हो सकूं और केमिस्ट्री की ज़्यादा अच्छी वीडियोस बना सकूं। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि सब्सक्राइबर रेशो ज़रूर इंक्रीज़ करेंगे आप लोग, क्योंकि आप लोगों की वजह से ही, अगर आप लोगों यानी आप लोगों की वजह से ही मेरा जो चैनल है वो ज़्यादा मैं अच्छे से चला सकूंगी। क्योंकि जब आप लोग इंटरेस्ट शो करवाएंगे तो मुझे भी मज़ा आएगा वीडियोस बनाने में। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको और कौन सी वीडियोस देखनी है, ताकि मुझे पता चले कि आप लोग मेरी वीडियोस में इंटरेस्ट ले रहे हैं। ठीक है, तो काइंडली जो है कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताया करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।